डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी की। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उस पर हम आएंगे अभी। लेकिन सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स बनाता है और अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो ये जानना चाहता है, वो ये फाइंड आउट करना चाहता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी वजह से वो अकाउंट्स बिजनेस में बनाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है। सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पड़ोस में, मेरे पास में, घर के पास में एक ग्रोसरी की शॉप है या मेरे पास में नाई है, धोबी है। तो वो लोग जब एक अपना वर्क कर रहे हैं तो वो भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस छोटा है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी एक डायरी ले लेते हैं। डायरी ले ली, डायरी में एक पेज निकाल लिया, उसमें लिख दिया कि इतना हमने काम किया, इतने हमारे पास पैसे आए, हमारा रोज का इतना खर्चा हो गया, अब हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं, कितना हमें सरप्लस हो रहा है। तो वही उनके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते जाते हैं, बिजनेस का साइज बड़ा होता जाता है, तब वहां पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते। खैर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी बार बार काम आती है। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मैंने क्या बोला? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, उसे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली। रेडीमेड गारमेंट्स की जब वो शॉप खोल रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स लेकर आऊंगा, उसको मार्केट में सेल करूंगा और उससे कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। तो रेडीमेड गारमेंट्स का जो पर्सन काम कर रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स उसके लिए गुड्स है। तो दोस्तों, गुड्स वो होता है जिसमें वो पर्सन डील करता है। मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की शॉप वाला क्या करेगा? मोबाइल परचेज करके लेकर आएगा, मोबाइल को सेल करेगा, तो मोबाइल उसके लिए गुड्स है। ग्रोसरी की शॉप है, ग्रोसरी के कई आइटम पड़े हैं, दाल है, चीनी है, चावल है, वो क्या करेगा? परचेज करके लेकर आएगा और उसको मार्केट में सेल करेगा। तो ग्रोसरी की शॉप के लिए जितने आइटम्स उसके पास सेल करने के लिए हैं, वो सब गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। अभी मैंने बात की कि बिजनेस का मतलब ये होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सेल ऑफ गुड्स की तो मैंने बात की, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी दोस्तों बिजनेस का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ किसी आइटम की फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे सपोज मैंने सोचा कि मुझे जयपुर टू दिल्ली जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं बस से जाऊंगा। तो अगर मैं बस से जा रहा हूँ, बस की मैं टिकट खरीद रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुझे टिकट बेची, नहीं, उसने मुझे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दी। मैं एयरलाइंस के थ्रू जाना चाहता हूँ, मुझे मुंबई जाना है, मैंने सोचा मैं एरोप्लेन के थ्रू जाऊंगा, तो मैं एरोप्लेन में बैठकर जयपुर से मुंबई चला गया। तो एरोप्लेन में जब मैं गया तो एयरलाइंस कंपनी ने मुझे कोई टिकट नहीं बेची, कोई आइटम मुझे सेल नहीं किया, उसने मुझे सर्विसेज दी। उसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल हैं, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो वो कोई हमें प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, वो कुछ हमें आइटम की फिजिकल डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑनली। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि रेस्टोरेंट वाले ने मुझे पिज्जा सेल किया, नहीं, उसने मुझे पिज्जा की सर्विसेज दी। तो सर्विस इंडस्ट्रीज और गुड्स इंडस्ट्री डिफरेंट होती है।
गुड्स इंडस्ट्री में आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है, जबकि सर्विस इंडस्ट्रीज में आप पेमेंट करते हैं लेकिन आपको बदले में सर्विसेज मिलती हैं, आपको कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती। तो हमारी बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इज नोन एज अ बिजनेस। तो बिजनेस का मीनिंग समझ में आया बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑनर की। सेकंड डेफिनेशन है मेरी ऑनर। ऑनर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस के बारे में सोचता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में इनिशिएटिव लेता है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और जो बिजनेस से रिलेटेड सारी रिस्क को बियर करता है, दैट इज नोन एज ए ऑनर। अब मैंने रिस्क वर्ड क्यों बोला? मान लीजिए मैंने आज सोचा कि मुझे एक मोबाइल का बिजनेस करना है, तो मैंने क्या किया, एक बहुत बढ़िया मोबाइल का शोरूम लिया पोंग रोड पर, 1 लाख रुपए महीना किराया था। अरे मैंने कहा नहीं, अपन तो बहुत बड़ा शोरूम खोलेंगे, अपने को तो मोबाइल परचेज करके लेके आने और सेल करने। 1 लाख रुपीज पर मंथ रेंट था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, बढ़िया बढ़िया ब्रांड के मोबाइल लेकर आएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो पता लगा 1 लाख रुपए तो महीना उस जगह का किराया था, महीने का बिजली का बिल आया, मैंने कुछ स्टाफ रखा था उनको सैलरी दी, और भी बिजनेस में कई तरीके के मेरे एक्सपेंसेस हुए। पता लगा मेरे महीने के जो टोटल एक्सपेंडिचर हुए वो 2 लाख रुपए महीना हुआ, साल के हो गए 24 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया है कि रिस्क ली, चाहे मुझे उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो जो पर्सन रिस्क लेता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पर्सन बिजनेस का ऑनर। थर्ड डेफिनेशन आती है इसमें कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा लगाता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट केवल कैश में ही करूं। मेरे पास सपोज 2 लाख रुपए पड़े थे कैश में, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो 2 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए, मैं गुड्स खरीद कर लेकर आ गया। पता लगा मेरे पास घर में फर्नीचर भी पड़ा था। फर्नीचर का मतलब 10 चेयर्स पड़ी थी, 2 टेबल पड़ी थी, काम में नहीं आ रही थी। मैंने कहा घर में तो काम आ नहीं रही, क्यों ना अपने बिजनेस में ही लगा दे। तो मैंने क्या किया, वो चेयर्स उठाई, टेबल उठाई, और जहां मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वहां ले जाके उसको रख दिया। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब आप कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने कैश में लगाया वो भी मेरी कैपिटल का पार्ट है, और जो मैं फर्नीचर अपने घर से वहां शॉप पे लेकर गया, अपने ऑफिस में लेकर गया, वो भी मेरी कैपिटल का ही पार्ट माना जाएगा। तो कैपिटल का मतलब इट इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। इसी के बाद कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल से रिलेटेड एक एडिशनल टर्म्स आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है दोस्तों कि जब वही ऑनर जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए उसको जरूरत पड़ गई, घर में मान लीजिए उसकी बिटिया की मैरिज हुई, पता लगा घर में बच्चा है, बड़ा हो गया, उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना था, तो उसने क्या किया, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विथड्रू कर लिया। तो जब ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कुछ आइटम इन्वेस्ट करता है, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। और जब वही ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए किसी गुड्स को, किसी एसेट्स को या अमाउंट को वापस विथड्रू कर लेता है, वापस ले लेता है, तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। इसके बाद टर्म्स आती है गुड्स। अभी मैंने बात की थी बिजनेस की डेफिनेशन में, द बिजनेस मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। वहां गुड्स वर्ड काम आएगा। गुड्स का मतलब होता है दोस्तों जिसमें मैं डीलिंग कर रहा हूं, वो मेरे लिए गुड्स है। मान लीजिए एक फर्नीचर की शॉप है, वो क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर को मार्केट में सेल करते हैं। तो जो फर्नीचर उनके पास है वो उनके लिए गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो उसमें डीलिंग कर रहे हैं। तो जिसमें आप डीलिंग करते हैं वो आपके लिए गुड्स होता है।
उसी तरीके से कोई मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल जितने रखे हुए हैं वो गुड्स है। कंप्यूटर की शॉप है, वहां पर जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं सेल करने के लिए रखे हुए हैं वो गुड्स है। ग्रोसरी की शॉप में जितने भी ग्रोसरी के आइटम्स पड़े हैं वो सब गुड्स हैं। मेडिकल की शॉप की मैं बात करूं, जितनी मेडिसिन वहां पड़ी हुई हैं वो सब उसके लिए गुड्स है। मैं किसी टॉय की शॉप पे चला गया, वहां जितने भी टॉयज रखे हुए थे वो सब उसके लिए गुड्स हैं, क्योंकि गुड्स वो होता है जिसको मैं सेल करने के ऑब्जेक्टिव से अपने बिजनेस में रखता हूं। इसके बाद वर्ड आती है परचेज। परचेज का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस के लिए कोई गुड्स बिजनेसमैन इसलिए लेकर आता है जिससे कि वो किसी दूसरे पर्सन को या कस्टमर को सेल कर सके, उसको परचेज बोला जाता है। आई रिपीट अगेन, परचेज का मतलब जिस गुड्स में मैं डीलिंग कर रहा हूं और अगर वो गुड्स मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव उसको रीसेल करना है या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है तो वो परचेज वर्ड माना जाता है। जब हम परचेज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न उससे रिलेटेड एक वर्ड है। सपोज मैं 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज करके लेकर आया बिजनेस के लिए। गुड्स आ गया, मैंने रख दिया अपने गोडाउन में। रखने के बाद मैंने चेक किया कि उस गुड्स में 2 लाख का गुड्स ऐसा था जो खराब था, डिफेक्टिव था, पुअर क्वालिटी थी। तो मैंने जिससे वो गुड्स खरीदा, जिससे मैंने वो गुड्स परचेज किया, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मैं 10 लाख रुपए का गुड्स आपसे परचेज करके लेकर आया था, उसमें से 2 लाख रुपए का जो गुड्स है वो डैमेज है, पुअर क्वालिटी का है, तो इसको मैं वापस भेज रहा हूँ। दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। तो बिजनेस की जब आप टर्मिनोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो परचेज रिटर्न का मतलब बिजनेस ने जो गुड्स पहले परचेज किया था अब वो उस गुड्स को वापस कर देता है जिससे उसने खरीदा था, उसको परचेज रिटर्न वर्ड बोला जाता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का मतलब होता है वही गुड्स जो मैं सेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेज करके लेकर आया था, जिसमें मैं डील करता हूं, मैंने अपने कस्टमर को सेल कर दिया। ध्यान रखना, कस्टमर को ऐसे ही सेल नहीं करेंगे आप। सपोज मान लीजिए मैं एक मोबाइल परचेज करके लेके आया 10,000 का, तो सोचिए 10,000 का मोबाइल क्या मैं 10,000 में सेल कर दूंगा? नहीं, 10,000 मेरे लिए कॉस्ट होगी। कॉस्ट का मतलब जितने में वो आइटम मैंने खरीदा। डेफिनेटली कोई भी बिजनेस होता है प्रॉफिट के लिए काम करता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10,000 का मोबाइल खरीद के लेके आया और 10,000 का ही मैं किसी को दे दूंगा। क्यों दूंगा भाई? मैं अपने बिजनेस के खर्चे कहां से निकालूंगा? मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट करूंगा? तो मैंने क्या किया, उसमें 15% प्रॉफिट ऐड कर दिया। 10,000 का परचेज करके लेके आया, 15% 10,000 का 15% 1,500 रुपए आया, तो 10,000 में 1,500 मैंने ऐड किए, क्योंकि 10,000 मेरी कॉस्ट थी, 1,500 मैंने अपना प्रॉफिट डिसाइड किया, 11,500 में वो गुड्स सामने वाले पर्सन को, कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज नोन एज सेल्स। सेल्स का मतलब वही गुड्स जो मैं सेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेज करके लेकर आया था, मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया, मैंने किसी कस्टमर को उसको दे दिया। इसी से रिलेटेड एक टर्म्स आती है सेल्स रिटर्न। दोस्तों अभी परचेज रिटर्न आया था। परचेज रिटर्न में क्या था कि मैंने गुड्स परचेज किया, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे जिससे मैंने लिया था मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न में यही होगा, मैंने गुड्स सेल किया कस्टमर को और घर जाके उस कस्टमर ने देखा कि वो गुड्स डैमेज था, पुअर क्वालिटी का था, या फिर उसको लगा कि मैंने उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर, वो तुरंत मेरे पास आया और बोला भाई साहब आपका गुड्स सही नहीं है, या फिर उसने बोला कि आपने मुझसे अमाउंट ज्यादा चार्ज किया है, मेरे पड़ोस में एक शॉप है वो तो 500 रुपए कम में दे रहा है, आपने 500 रुपए ज्यादा मुझसे। दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। जब बिजनेस किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड करता है, कस्टमर एक तरीके से कस्टमर को सेल करता है और वो कस्टमर वापस आकर वो गुड्स बिजनेस को दे देता है। दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं सेल्स की बात करूंगा तो सेल्स में ध्यान रखना, सेल्स एक बिजनेस में 2 टाइप्स की होती है। वन इज नोन एज ए कैश सेल्स एंड सेकंड इज नोन एज ए क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कि जब मैंने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया और मैंने उसको बोला भाई साहब मुझे पैसे दो, मुझे तो पैसे तुरंत चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, इधर आइटम लीजिए उधर पैसे दीजिए,
दैट इज नोन एज ए कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले के पास हो सकता है पर्स में पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, मुझे पेटीएम से दे देगा, फोन पे से दे देगा, गूगल पे से दे देगा, या फिर मुझे बोलेगा भाई साहब मैं आपको चेक दे देता हूँ, कोई बात नहीं, या फिर हो सकता है वो मेरे बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे। ये सब कैश सेल्स का भी पार्ट माना जाता है। लेकिन मान लीजिए मुझे उसने ये बोला कि भाई साहब मैं पैसे आपको आज नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, या 1 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने का टाइम चाहिए, मैं आपको पैसे 2 महीने के बाद दूंगा। दैट इज नोन एज ए क्रेडिट सेल्स। लेकिन जब भी क्रेडिट सेल्स आएगी तो ध्यान रखना, क्रेडिट सेल्स में एक पर्सन निकल कर आएगा, दैट इज नोन एज ए डेटर्स। मैं आऊंगा डेटर्स की डेफिनेशन पर। ऐसे पर्सन जिनको बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, या बिजनेस ने बिजनेस रिलेशन में उनको कुछ पैसा उधार दिया है, वो पर्सन बिजनेस के डेटर्स बन जाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है समरी। मैं आपसे बोलता हूं कि मैं अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करके लेके आया, गुड्स खरीद के लेकर आया, तो मेरे पास कितना गुड्स आया, कितना गुड्स मैंने सेल कर दिया और मेरे पास कितना गुड्स बचा हुआ है। अकाउंटिंग में हर किसी के लिए, हर आइटम के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास आज की डेट में इतना गुड्स बचा हुआ है। अगर मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं सपोज 10 लाख का गुड्स परचेज करके लेकर आया, 3 लाख का गुड्स मैंने सेल कर दिया और मेरे पास 7 लाख का गुड्स बचा हुआ है। वैसे तो मैं ये चीज कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 10 - 3 आ गया सर, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लिया तो उसको दिखाओगे कहाँ? तो अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर आइटम के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट बेसिकली एक समरी होती है। अकाउंट एक तरीके से स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है, अगर मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ तो गुड्स बताएगा, तो गुड्स का अकाउंट मुझे ये बताएगा कि मेरे पास कितना गुड्स बचा हुआ है। सपोज मैं बात करता हूँ राम की। राम एक पर्सन था, मैं, मेरा बिजनेस, उसे 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज करके लेके आया और मैं क्रेडिट पे परचेज करके लेके आया। क्रेडिट का मतलब उधार। मैंने उसको बोला 15 दिन बाद पैसे दूंगा। 15 दिन पूरे हो गए। 15 दिन पूरे होते ही उसने बोला भाई साहब पैसे, तो मैंने उसको क्या किया, उसमें से 50,000 रुपए दे दिए। अब वो अकाउंट मुझे क्या बताएगा कि मैंने कितने का गुड्स खरीदा था, उसको कितने पैसे दे दिए और अब बचे कितने हैं, अब मुझे उसको और कितने देने हैं। दैट इज नोन एज अकाउंट। अकाउंट को जब हम बनाते हैं तो उसकी 2 साइड होती है। वन इज नोन एज ए लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इज नोन एज ए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज ए डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। उसको भी हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ध्यान रखना, मैं यहाँ रिसीप्ट से वर्ड नहीं बोल रहा, मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मेरा बिजनेस, जैसे भी मैं बात कर रहा था, मेरी ग्रोसरी की शॉप है। मेरी एक दिन में मैंने क्या किया, ग्रोसरी की 1 लाख रुपए की सेल की। महीने की सेल हो गई, 30 दिन है सपोज, तो 30 लाख रुपए की सेल हो गई। दैट 30 लाख रुपीज इज नोन एज ए रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज। सपोज मेरा एक स्कूल चलता है और स्कूल में एक साल में मेरी फीस आती है 10 करोड़। दैट इज नोन एज ए रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम में फर्क होता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, रेवेन्यू का मतलब इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेवेन्यू से रिलेटेड एक डेफिनेशन जो अभी मैं बोल रहा था, इनकम। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ग्रोसरी की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, या कोई स्कूल है और वो सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स होल्ड कर रहे हैं, तो क्या जितना पैसा उनके पास आ रहा है क्या सारी उनकी इनकम है? मैं बोलता हूं मेरे स्कूल में ईयरली फीस आती है 10 करोड़, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूं। 10 करोड़ रुपए मेरा फीस आती है बच्चों की। क्या मेरे लिए जो 10 करोड़ रुपए मुझे मिले, क्या वो मेरी इनकम है? नहीं।
क्या जो 10 करोड़ रुपए मुझे मिला, क्या मैं उसमें खर्चा नहीं करूंगा? मेरा महीने का बिजली का बिल नहीं आएगा? मेरे स्कूल में जो टीचर्स हैं, क्या मैं उनको सैलरी नहीं दूंगा? मान लीजिए मैं स्कूल किसी रेंटेड प्रीमाइस में चला रहा हूं, तो क्या बिल्डिंग का किराया नहीं दूंगा? क्या मैंने वहां फोन रखा हुआ है, मोबाइल फोन रखा हुआ है, क्या उसका मेरा खर्चा नहीं होगा? क्या स्टेशनरी के मेरे एक्सपेंडिचर नहीं होंगे? मेरे बिजनेस में क्या खर्चा नहीं होगा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब आप कुछ कमाना चाहते हैं तो कुछ खर्च भी करना पड़ता है। तो बिजनेस में इनकम का मतलब रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू में से आप पहले अपने बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग आपकी इनकम होती है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, बिजनेस के खर्चे कम है, तो इनकम होगा। लेकिन अगर इसका जस्ट रिवर्स हो जाए, बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकता है इनिशियल ईयर में ये होता है, क्योंकि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है 2-3 साल तक वो नहीं चले, 2-3 साल तक आपको नुकसान हो रहा हो। उस केस में क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगी, तो वो आपका लॉस होगा। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब खर्चा। मैंने बिजनेस में कितना पैसा खर्चा किया। लेकिन ध्यान रखना, जब आप खर्चे की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर को बिजनेस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है ऐसा एक्सपेंसेस जो मेरे बिजनेस में गुड्स को सेल और परचेज करने से रिलेटेड है, जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, या जिसका बेनिफिट मुझे विद इन 12 मंथ्स मिल जाता है। मेरे बिजनेस में गुड्स को सेल करने से रिलेटेड है, मेरी सर्विसेज को रेंडर करने से रिलेटेड है, और ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट मुझे केवल 12 मंथ्स के अंदर मिलता है, 12 मंथ्स के बाद नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, किराए पे ली, महीने का किराया था वही 1 लाख में ले लेता हूं। एक महीने का किराया था 1 लाख रुपए, साल के कितने हो गए, 12 लाख। मैंने क्या किया, 1 साल तक 12 लाख रुपए रेंट का पेमेंट किया, अगले साल नहीं किया। तो क्या जो उस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है, क्या मुझे सोचिए जरा, वो बिल्डिंग का जो लैंडलॉर्ड है, क्या मुझे वो अपनी जगह किराए पर देगा? नहीं देगा। बोलेगा भाई साहब आपने लास्ट ईयर किराया दिया था, ठीक है, तो आप लास्ट ईयर आप उस बिल्डिंग में रह लिए, अब इस साल आप किराया नहीं दे रहे तो आपको मैं नहीं रहूंगा। चलिए 1 साल की बात छोड़ दीजिए, मैंने 1 महीने का किराया दिया उसको बिल्डिंग का, दूसरे महीने किराया नहीं दिया, दूसरे महीने ही मुझे नोटिस दे देगा। बोलेगा भाई साहब पिछले महीने तो किराया दे दिया था, इस महीने का किराए का क्या हुआ, कब दे रहे हो? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर विद इन 12 मंथ से मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सैलरी। मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैंने उनको 1 साल सैलरी दे दी, 1 महीना सैलरी दे दी, तो क्या अगले महीने या अगले साल वो मेरे काम करेंगे? नहीं करेंगे। नो सैलरी नो वर्क, सीधी सी बात है, फ्री में काम कौन करेगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के गुड्स को सेल करने के लिए जरूरी होते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं, सर्विसेज को सही तरीके से रेंडर करने के लिए जरूरी होते हैं, और जिनका बेनिफिट 1 साल में ही मिलता है। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोला जाता है दीज आर द एक्सपेंसेस विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। व्हाट इट डज मीन, आज मेरा एक एम्प्लॉय था, मेरे लिए 1 महीने की 5 लाख रुपए की सेल करता था। मैंने उसको 2 महीने सैलरी नहीं दी, मुझे छोड़ के चला गया, तो जरा सोचिए क्या मुझे 5 लाख रुपए की सेल का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है मैं दूसरा पर्सन रख लूं, उसे कम सैलरी का रख लूं, तो क्या वो दूसरा पर्सन मुझे 5 लाख की मंथली सेल दे पाएगा? तो क्या उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेरी इनकम को मेंटेन करने के लिए जरूरी था या नहीं था? वो चला गया, वो नहीं जाता, मैं उसको जो भी सैलरी देता था 20, 25, 30 में देता, तो क्या मुझे 5 लाख की रेवेन्यू नहीं मिलती? सो वाई द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोन एज इट इज एक्सपेंसेस विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इनकम ऑफ द बिजनेस। इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंसेस, को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जब कोई बिजनेस अपने बिजनेस में एक ऐसा आइटम परचेज करना चाहता है जिससे कि उसको लॉन्ग रन में बेनिफिट मिले, उसको बोला जाता है एसेट्स। देखिए एसेट्स और गुड्स में फर्क है, बताता हूं। एक फर्नीचर की शॉप है, उसका काम ये है कि फर्नीचर को बनाना, फर्नीचर को सेल करना, फर्नीचर उसके लिए गुड्स है।
उसने क्या कर रखा है, अपने फर्नीचर की शॉप में एक एसी लगा रखा है। इसलिए लगा रखा है कि जिससे कि कस्टमर आए और आराम से बैठे, ठंडी ठंडी हवा खाएं और हमारा फर्नीचर, हमारा एसी खरीद के लेके चले। तो सोचो, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, ऐसा फर्नीचर का बिजनेस है, और वो ये चाहता है कि मेरा कस्टमर आए, आराम से बैठे, मैंने उसके लिए फर्नीचर लगा दिया, मैंने उसके लिए एसी लगा दिया। मैंने एसी क्यों लगाया भाई? या मैंने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर ली, क्यों परचेज की? मैं उस बिल्डिंग को यूज करना चाहता था, मैं उस एसी को बिजनेस के लिए यूज करना चाहता था, जिससे कि मैं अपना कस्टमर बेस इंक्रीज कर सकूं। तो एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसा आइटम जो बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया जाता है और जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलता है, 12 मंथ्स के बाद तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलता है और जनरली उसका बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है। इसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होता है, लेकिन यहाँ डेफर्ड वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बहुत हैवी अमाउंट में होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर करूंगा, खैर इस बार तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर करूंगा और आईपीएल के स्पॉन्सरशिप में 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करूंगा, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करूंगा। मैंने कर दी, लेकिन मैंने ये देखा कि जो 1000 करोड़ रुपीज एडवर्टीजमेंट पे मैंने खर्च किए हैं उसका बेनिफिट मुझे केवल इसी साल नहीं मिल रहा, मुझे बेनिफिट आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। तो दोस्तों, वो जो 3000 जो आपने खर्चा किया 1000 करोड़ का, उसका बेनिफिट आपको 10 साल में मिल रहा है। तो 10 साल में जब आपको बेनिफिट मिल रहा है तो पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपीज आप एक साल का एक्सपेंसेस नहीं मान सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपने जो 1000 करोड़ रुपए या 3000 करोड़ रुपए सपोज फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए और आपके बिजनेस को लग रहा है कि इसका बेनिफिट 10 साल में मिलेगा, तो आप पूरा का पूरा 3000 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए एक साथ बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मान सकते। आपको उस एक्सपेंसेस को डेफर्ड करना होगा। डेफर्ड का मतलब ये होता है कि मैं बेनिफिट मान के चल रहा हूँ कि जो आईपीएल स्पॉन्सर करने पर सपोज मैं 1000 करोड़ ले लेता हूँ, 1000 करोड़ रुपीज मैंने खर्च किया, उसका बेनिफिट मुझे 10 साल में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 से डिवाइड करूंगा। मैं अपना एक साल का खर्चा निकाल लूंगा और ये चेक करूंगा कि एक साल में उस खर्चे का मुझे कितना बेनिफिट मिला। उतना ही एक्सपेंसेस और उतना ही खर्चा बिजनेस का करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा। तो 1000 करोड़ डिवाइड बाई 10, 100 करोड़ रुपीज मैं अपना करंट ईयर का एक्सपेंसेस मान के चलूंगा। दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग रन तक मिलता है, होता है वो बेसिकली रेवेन्यू ही, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलता है, इसलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है एसेट्स। अभी मैंने बात की एसेट्स वो होती है जिसका बेनिफिट बिजनेस में लॉन्ग रन में मिलता है और 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है। दैट इज नोन एज एसेट्स। एसेट्स की खास बात यह है कि एसेट्स बिजनेस में कभी भी रीसेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेज नहीं की जाती। गुड्स रीसेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेज किया जाता है, मुझे उससे कमाना है। एसेट्स को बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया जाता है। मैं वापस वही एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में फर्नीचर लगा, उस रेस्टोरेंट का नाम है पिज्जा। वो क्या करता है, पिज्जा की सप्लाई करता है। वहाँ फर्नीचर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। मैंने जाकर बैठा, वहाँ पिज्जा की डिलीवरी का ऑर्डर दिया, पिज्जा खाया, पेमेंट किया और चला। वहाँ मुझे एक अच्छी फीलिंग आई क्योंकि फर्नीचर बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, एसी लगा हुआ था। क्योंकि बाहर में गर्मी से आया था, मेरी गर्मी भी खराब। तो जरा सोचिए, जो रेस्टोरेंट वाले ने जो वहाँ अपने यहाँ फर्नीचर लगा रखा था या एसी लगा रखा था, क्या मेरे जाते ही उसको बेच देगा कि चलो ये कस्टमर गया, मैं अपना फर्नीचर सेल कर देता हूँ, एसी सेल कर देता हूँ, क्या काम? एसी
उस रेस्टोरेंट के लिए एसेट्स होगा, फर्नीचर उसके लिए एसेट्स होगा, क्योंकि वो उसने यूज करने के लिए परचेज किया है, फैसिलिटी के लिए परचेज किया है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव उसको रीसेल करना नहीं है। यही अगर फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, और उसने जो एसी लगा रखा है वो उसके लिए एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि जिसमें मैं डील करता हूँ वो गुड्स होता है, और जिसको मैं यूज करने के लिए परचेज करता हूँ वो एसेट्स होता है। लेकिन एसेट्स का ध्यान रखना, एसेट्स का बेनिफिट हमेशा लॉन्ग रन में मिलता है और 12 मंथ से ज्यादा पीरियड तक मिलता है। इसके बाद हम एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। उसको नॉन करंट एसेट्स भी बोला जाता है। करंट एसेट्स जनरली वो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस की जनरली गुड्स से रिलेटेड होती है, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसको कैश में कन्वर्ट करना होता है। सपोज मान लीजिए आज रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप का मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो रेडीमेड गारमेंट्स क्यों खरीद के लेकर आया? क्योंकि वो उसको सेल करना चाहता है। वो ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये मेरा गुड्स रेडीमेड गारमेंट सेल हो जाए और मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर दूं। तो जो गुड्स है, जो मेरे गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव उसको कैश में कन्वर्ट करना है, और ऐसी एसेट्स को विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट करना है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स इज कैश इन हैंड। मेरे पॉकेट में कैश पड़ा है तो वो तो वैसे ही कैश में कन्वर्ट है, लेकिन मैं तुरंत पॉकेट से निकाल कर उसको यूज कर सकता हूँ, वो मेरी करंट एसेट्स है, क्योंकि 12 मंथ्स के अंदर मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट है, मैं एटीएम गया, मैंने लिया, एटीएम से पैसे निकाले, बिजनेस में यूज कर दिया, दैट इज नोन एज ए करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स में मिल जाता है, और जिसको मैं 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देता। दूसरी आती है मेरी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट 12 मंथ के ज्यादा पीरियड तक मुझे मिलता है, और उस एसेट्स को कभी भी मैं रीसेल करने के ऑब्जेक्टिव से परचेज नहीं करता, केवल यूज करने के लिए परचेज करता हूँ। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे मैंने एसी की बात की, तो मैं बिजनेस में क्यों परचेज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव उसको रीसेल करना नहीं होता। वही मेरी फिक्स्ड एसेट्स होती है, और वो बेनिफिट मुझे 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है। लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, या नॉन करंट एसेट्स भी इनको बोला जाता है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज नोन एज ए टेंजिबल एंड सेकंड इज नोन एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको मैं टच करके देख सकता हूँ, जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसको मैं सेल कर सकता हूँ, और जिसको मैं परचेज कर सकता हूँ, जिसको मैं फिजिकली देख सकता हूँ। जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। अगर मैं इंटेंजिबल की बात करूं तो इंटेंजिबल भी एसेट्स होती हैं, लेकिन उनको आप देख नहीं सकते। परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट फिजिकली टच करके नहीं देख सकते। ऐसी एसेट्स में 4 एसेट्स आती हैं: गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और भी बहुत सारी एसेट्स हैं, लेकिन ये 4 कॉमन एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट मानी जाती है। इसके बाद आती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है देना है। जैसे बिजनेस में एसेट्स होती है उसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलता है, वैसे ही बिजनेस में लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का मतलब मुझे किसी पर्सन को पेमेंट करना है, अभी किया नहीं। लायबिलिटीज मेरे पर्सनल लेवल पे भी होती है। सपोज अभी लॉकडाउन चल रहा था, चल ही रहा है, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं अपने पड़ोसी से 20,000 रुपये उधार लेकर आ गया। मैंने उसको बोला, भैया 2 महीने बाद दे दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप दे दो। उसने मुझे 20,000 उधार दे दिया, और मैंने उसको बोला 2 महीने बाद मैं आपको चुका दूंगा, आपको पे कर दूंगा। तो 2 महीने के बाद मुझे उसको पैसा देना है, मैंने अभी दिया नहीं है, तो मेरे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब जब मुझे कोई अमाउंट किसी पर्सन को फ्यूचर में देना हो। उसी तरीके से बिजनेस में भी लायबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है बिजनेस में किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया हो, जिससे आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, वो सप्लायर्स होते हैं, वो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं। तो मैंने जब सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, 1 महीने की मैंने उससे क्रेडिट ली, तो क्या 1 महीने बाद मैं उसको पैसे नहीं दूंगा? तो क्या वो सप्लायर या क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी नहीं है?
जब लायबिलिटीज की हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको फिक्स्ड लायबिलिटीज भी बोला जाता है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रीपेबल बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ्स। ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट मुझे 12 महीने के अंदर अंदर करना हो वो करंट लायबिलिटीज मानी जाती हैं, और जिस लायबिलिटीज का पेमेंट मुझे 12 महीने के बाद करना हो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज में आते हैं जनरली आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं सप्लायर जिससे मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, क्योंकि जनरली सप्लायर 12 महीने से ज्यादा की क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि दोस्तों उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी अपने बिजनेस में रोटेशन के लिए फंड्स की जरूरत होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज में जनरली आते हैं बैंक लोन्स। मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैंने किसी फाइनेंस कंपनी से लोन ले लिया, तो उनको जब रीपेमेंट करना होता है जनरली 12 मंथ्स के बाद करना होता है वो 5 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है, 15 साल के लिए हो सकता है। तो ऐसी लायबिलिटीज जिसका रीपेमेंट मुझे 12 महीने के बाद करना हो तो मेरे लिए नॉन करंट और फिक्स्ड बन जाएगी, और जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना हो वो करंट लायबिलिटीज होती है। इसके बाद वर्ड आता है डेटर्स। मैंने अभी वहां बात की थी सेल्स की। मैंने आपको बोला था सेल्स 2 टाइप की, कैश और क्रेडिट। जब आपका बिजनेस किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करता है या किसी पर्सन को कुछ अमाउंट उधार देता है तो वो पर्सन बिजनेस का डेटर बन जाता है, देनदार। देनदार मतलब देने वाला। पहले आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर बिजनेस ने किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया तो वो पर्सन डेटर्स बन जाएगा। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब बिजनेस को देने वाला। बिजनेस को देने वाला, दैट इज नोन एज ए देनदार। डेटर्स एंड डेटर्स आर द पर्सन whom the goods sold on credit। जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है या मैंने बिजनेस रिलेशन में कुछ पैसा उधार दिया है वो बिजनेस का डेटर्स है, देने वाला। लेकिन जब आप डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, गुड, बैड, डाउटफुल। गुड का मतलब आप हिंदी का मतलब जानते हैं अच्छा, एक वेरी गुड होता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो गुड डेटर्स का मतलब ऐसे डेटर्स जो मुझे टाइम पर पेमेंट कर देंगे, दैट इज नोन एज ए गुड डेटर्स। एक होते हैं बैड। बैड का मतलब बुरा, कहते हैं ना बहुत बुरा आदमी है। वैसे ही डेटर्स में बैड होते हैं। बैड का मतलब उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, मैंने उनको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। आपको 1 महीने की मैं क्रेडिट देता हूं, मैंने 1 महीने के लिए उनको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दिया और उनको बोला कि 1 महीने के बाद पैसे दे देना, लेकिन वो इतने बुरे निकले कि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा देने से मुझे मना कर दिया। दे बिकम्स बैड डेटर्स। ऐसे डेटर्स को बैड डेटर्स भी बोला जाता है, और बैड डेटर्स को शॉर्ट में बैड डेट्स भी बोला जाता है। एक डेटर्स होते हैं दोस्तों डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है मे बी और मे नॉट बी। डाउटफुल का मतलब मे बी और मे नॉट बी। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा मुझे दे भी सकते हैं और नहीं, मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि वो देंगे या नहीं देंगे। सो वाई दे आर नोन एज ए डाउटफुल। तो डेटर्स की जब भी आप बात करेंगे 3 टाइप्स के डेटर्स होंगे हमेशा। गुड डेटर्स, अच्छे डेटर्स, पैसा दे देते हैं टाइम पर। बैड डेट्स, पैसा देने से मना कर दिया। डाउटफुल, मुझे पता नहीं है देंगे या नहीं। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। जब आपने बैड डेट्स की बात की, बैड डेटर्स की बात की, वहीं से एक टर्मिनोलॉजी निकल कर आई, बैड डेट्स रिकवर्ड। सपोज हुआ क्या, एक डेटर ऐसा था 50,000 रुपए का जो बैड हो गया था। बैड का मतलब उसने पैसे देने से मना कर दिए थे, भाई साहब मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के बाद उसको ये लगा कि नहीं मैंने गलती की थी, मैंने उस आदमी के पैसे नहीं दिए थे क्योंकि मेरी पोजीशन खराब थी या जो भी था। वो पर्सन मेरे बिजनेस के पास दोबारा लौट कर आ गया, बोलता है सर मैंने 2 साल पहले आपसे क्रेडिट पे गुड्स छोड़ लिया था, मैं आपको पैसे दे नहीं पाया था, बैड डेट्स हो गए थे आपके लिए, लेकिन अब वो पैसे मैं आपको वापस दे रहा हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन अच्छी हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए, आप ले लो। तो बिजनेस को जब कोई डूबा हुआ पैसा जिसको वो बैड डेट्स मान चुका है वापस मिल जाता है तो बैड डेट्स रिकवर्ड बोला जाता है। इसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का रिलेशन जनरली बैड डेट्स से होता है, डेटर्स से होता है। इंस्टॉलमेंट वो पर्सन होता है जो अपनी एसेट से अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता। सपोज मान लीजिए एक पर्सन था मिस्टर राम, उसने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया।
अब बैंक ने बोला लोन चुकाओ, तो उसके पास, मिस्टर राम के पास इतने पैसे नहीं थे, कोई ऐसी एसेट्स नहीं थी, कोई लैंड नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी जिसको बेचकर वो बैंक को पैसा चुका सके। दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता। तो जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, सपोज मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेफिनेटली उसका पैसा मेरे लिए बैड डेट्स बन जाएगा। इसके बाद वर्ड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप अपनी प्राइस में किसी को कुछ रिबेट देते हैं। रिबेट का मतलब आप या तो किसी से कम अमाउंट पे कुछ परचेज करते हैं या कुछ अमाउंट कम अमाउंट पर सेल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत देखा होगा, सेल 2+1 buy 2 get 50% डिस्काउंट, get 30% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब होता है जब बिजनेस, सपोज उसने कुछ गुड सोल्ड किया और कस्टमर को बोला कि आप मुझे आज की डेट में पेमेंट कर दीजिए और मैं आपको 5% प्राइस में रिडक्शन दूंगा। तो जो 5% मैं उसको सेल प्राइस में कम करके दे रहा हूँ, दैट इज नोन एज अ डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, जब आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर को आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो डिस्काउंट अलाउड बोला जाता है और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का खर्चा होता है। लेकिन सपोज मान लीजिए मैंने किसी से गुड्स परचेज किया और उसने मुझे ये बोला कि ठीक है सर आप मेरे से गुड्स परचेज कर लीजिए, मेरे से गुड्स ले लीजिए, मैं आपको प्राइस में 3% माइनस कर दूंगा, तो उसने मुझे जो प्राइस कम करके प्रोडक्ट दिया मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाएगा। इसके बाद आता है स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री का रिलेशन होता है अकाउंटिंग ईयर से। ध्यान रखिएगा, बिजनेस में जब भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो अकाउंट्स कितने भी पीरियड के आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। 1 मंथ हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है, लेकिन जनरली 12 मंथ्स के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसको अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। अकाउंटिंग ईयर 2 टाइप्स का हो सकता है, 1 इज कैलेंडर ईयर एंड 2nd इज फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर, आपने कैलेंडर देखा है, कैलेंडर कैसे होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक खत्म होता है। तो एक बिजनेस अपने अकाउंट्स 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकता है और 31 दिसंबर, पूरे 12 मंथ्स हो गए, वहां तक बना सकता है और उस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकता है। वो चाहे तो फाइनेंशियल ईयर भी अडॉप्ट कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, वही 12 मंथ्स होता है। तो आप किसी भी पीरियड के लिए अकाउंट्स बना सकते हैं, पर जनरली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वहां पर ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही आपको अपनी इनकम सबमिट करनी होती है। तो जब हम अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं तो अकाउंटिंग ईयर जिस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को क्लोज होगा, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा। तो जब आप इन्वेंट्री या स्टॉक की बात करते हैं तो इन्वेंट्री और स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा गुड्स जो मेरे पास सेल होने के बाद बच गया, उसको इन्वेंट्री या स्टॉक बोला जाता है। मैं 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज करके लेके आया, उसमें से मैंने 8 लाख रुपए का गुड्स सेल कर दिया, बेच दिया कस्टमर को, 2 लाख का गुड्स बच गया। तो जो 2 लाख रुपए का गुड्स मेरे पास बच गया है दोस्तों, उसको स्टॉक और इन्वेंट्री बोला जाता है। अगर वो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को मेरे पास है, जिस डेट को मेरे अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो ओपनिंग स्टॉक होगा। और अगर वो 31 दिसंबर या 31 मार्च को मेरे पास है तो दोस्तों वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि वो मेरे ईयर एंड पर है। तो स्टार्टिंग ईयर में जो होता है वो ओपनिंग है और अकाउंट एंड होने पर जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। इसके बाद अकाउंटिंग की टर्म आती है डेबिट और क्रेडिट। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट बेसिकली देखा जाए तो कुछ ही नहीं, ये एक तरीके से 2 नाम है। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ उसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, उसी तरीके से अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को एंटर करने के लिए 2 नाम यूज किए गए, एक को डेबिट बोला गया, एक को क्रेडिट बोला गया। डेबिट का हिंदी मीनिंग नाम दिया गया, क्रेडिट का हिंदी मीनिंग जमा है। डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड भी बोला जाता है और क्रेडिट को राइट हैंड साइड भी बोला जाता है। जनरली जो डेबिट है वो ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन के लिए, मैं अगर बात करूं तो मुझे पर्सन से लेना है, और अगर वही पर्सन के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं क्रेडिट की,
तो क्रेडिट इंडिकेट करता है मुझे किसी पर्सन को देना है। थैंक यू।